ये पावर सेंटर बोले जाते हैं। अगर सरल भाषा में बोलूं तो राजस्थान के शरद पवार है ये। तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू नाम से जाना जाता है। सोशल मीडिया को लेके आपका क्या सोच है, क्योंकि मैंने आपका सोशल मीडिया स्टॉक किया है, मेरे को आपके बारे में जानकारी वहीं से मिली है। इस सोशल मीडिया 100% सही नहीं है। भारत एक हर प्रकार से रिचेस्ट कंट्री था। आवश्यकता पड़ी तो तलवार भी चलानी पड़ती। मैं उसको कंट्री नहीं कहूंगा, देश नहीं कहूंगा, राष्ट्र कहूंगा। नमस्कार, आज हमारे साथ है स्वरूप सिंह खारा जी। ये पावर सेंटर बोले जाते हैं। अगर सरल भाषा में बोलूं तो राजस्थान के शरद पवार है ये। सर, आप इस प्लेस के बारे में कुछ बताएं, आज यहाँ सेटअप कैसे है? यह राजस्थान का खजुराहो किराड़ू नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में परमार वंशीय राजाओं ने इसकी स्थापना की। उसके बाद में अनेक मुगल आक्रांताओं ने पश्चिम की तरफ से आकर के अनेक हमले किए। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो मंदिर है भग्नावशेष स्थिति में है। इनकी सुंदरता को क्षत विक्षत करने का प्रयास किया गया, बहुत प्रकार के तोपों से आक्रमण किया, तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इतने यहाँ के समर्पित उन हम कामगारों का कह सकते हैं, जिनकी इमोशंस जुड़ी हुई थी, बड़ी परिश्रम के साथ में इन मंदिरों को बनाया था। तोड़ना पूरा चाह रहे थे लेकिन टूटे नहीं। यहाँ से लगाकर जूना तक ऐतिहासिक नगरी, जूना सब सूना किराड़ू कटकों का डेरा, इस नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ ऐसी भी धारणा रही है कि रात को कोई अकेला व्यक्ति यहाँ रह नहीं पाता। कालांतर में परिस्थितियां बदली। 2023 में राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और चूंकि पड़ोसी होने के नाते मेरा भी संकल्प था कि जिस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, इतने भव्य मंदिर यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं, हमारे उस स्वर्णमयी अतीत का स्मरण कराते हैं, तो भी शासन में क्यों न कुछ अच्छा कराएं। हमारे आराध्य श्री राम के मंदिर का अयोध्या में भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन समारोह हुआ। उसी दिन रात को आकर के हमने यहाँ भव्य आतिशबाजी की। लगभग 1100 दीपक, भव्य आतिशबाजी आसपास के सभी ग्रामीणों ने मिलकर के हमने की। उस दिन से मेरा एक संकल्प जग गया कि सरकार के माध्यम से इस किराड़ू के इतिहास का पुनः स्मरण विकास के माध्यम से कैसे किया जाए। अभी अपन ने कल्चर की, संस्कृति की बातें की, और बात पूरी कर लेता हूँ। जी सर। तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह किया कि साहब किराड़ू, चूंकि माननीय मोदी जी भी इसके लिए सांस्कृतिक महत्व की चीज़ों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, पूरे देश में पर्यटन के लिए काम कर रहे हैं, तो पर्यटन का सबसे बड़ा हब बन सकता है। सीएम साहब ने आग्रह स्वीकार किया और बाड़मेर जिले के पंच गौरवों में से किराड़ू को शामिल कर दिया। अभी हाल ही में 3 करोड़ रुपए इसके डेवलपमेंट के लिए स्वीकृत भी हो गए और जल्द इसके विकास के लिए लगेंगे। किराड़ू केवल एक पहाड़ था, निर्जन स्थान, रात को कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। उसी किराड़ू को मैंने माननीय सीएम साहब से आग्रह करके राजस्व रिकॉर्ड में किराड़ू गांव दर्ज कराया। अगेन ग्राम पंचायत बनाई। आज ये ग्राम पंचायत है, आपको दिख सकता है आबादी कोई नहीं, लेकिन किराड़ू ग्राम पंचायत बन गई माननीय भजन लाल जी के आशीर्वाद से। हमने पंचायत समिति प्रस्तावित की, लेकिन जनसंख्या का आंकड़ा कम था, इसलिए वो नहीं बन पाई। कुल मिलाकर के हम सबके लिए प्रेरणा का केंद्र है किराड़ू, और भव्यतम मंदिरों से सुसज्जित उन महापुरुषों का स्मरण कराता है। सर, विकास की बात हो रही है यहाँ पे, इतना बजट पास हो रहा है, इतना डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, पर यहाँ की जनता को क्या चाहिए? क्या, किस चीज़ से इतना परेशान है वो, जो वो सब आपकी तरफ देखते हैं कि बेरोजगारी है, खारा पानी है, पॉलिटिक्स है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पॉलिसी में कुछ कमी है, ऐसा क्या रह गया है जो ये पीछे चल रहा है अभी भी? देखिए, विशेष करके जो बाड़मेर जिला है, यहाँ पर किसी जमाने में रोजगार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे और पानी का भारी संकट हुआ करता था। हालांकि कुछ संकट आज भी है, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पानी के लिए बॉर्डर पर काम करना शुरू किया। और अभी वर्तमान में भजन लाल जी के सीएम बनते ही जो केंद्र की योजना थी हर घर नल जेजेम योजना, उसको बड़ी स्पीड से इम्प्लीमेंट करते हुए गाँव में ढाणियों में सर्वे करके, और चाहे एक भी ढाणी हो, भले ठेठ दौरों में हो, जंगल में हो, लेकिन जेजेम योजना के अंतर्गत वो भी जुड़नी चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत अब जबरदस्त काम चल रहा है, बड़ी स्पीड से चल रहा है। मुझे लगता है कि साल भर के अंदर अंदर पूरा ये काम हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। इतनी अच्छी गति से चल रहा है। तो पानी का हमारे यहाँ भारी संकट होता था, क्योंकि बारिश भी कम ही होती थी और जब जल स्रोत भी नहीं थे, जब पानी पीने की कोई पाइपलाइन नहीं हुआ करती थी, इधर से नर्मदा नहर और इधर से राजस्थान नहर, दोनों नहरों को यहाँ जोड़ करके और जेजेम योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में हर घर नल की योजना क्रियान्वित होगी, सारे संकट पानी के मिट जाएंगे। उसके अलावा सड़कें भी यहाँ नहीं हुआ करती थी, आवागमन का साधन। मुझे याद है, मेरा गांव पास में यहाँ खारा रठौड़ान, जब मैं छोटा था और पढ़ता था और कभी कभी बाड़मेर जाने की नौबत आती थी, तो केवल एक रेल का साधन था जो मुनाबाव से बाड़मेर जाती थी, और पास में खड़ीन पता, उस खड़ीन रेलवे स्टेशन से हम चढ़ते थे, रात को बाड़मेर जाते थे। रात को कहीं न कहीं जाकर के रुकना पड़ता था और दूसरे दिन रेल वापस मुनाबा के लिए निकलती थी, तो उसी रेल से वापस आते थे। सड़कें नज़दीक में कहीं देखने को नहीं मिलती थी। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पीएमजीएसवाई के योजना के तहत आज आप देख सकते हो कि मेट्रो सिटीज है बड़ी बड़ी, उनके बराबर बाड़मेर की सड़कें आपको दिखेगी। आप जैसे बाड़मेर से निकले हो, आत्मा फाटा आए हो, ऐसी की ऐसी सड़क ठेठ मुनाबा, जो हमारा बॉर्डर का स्थान है, जो भारत और पाकिस्तान का सीमांत गांव, जिसको अभी भजन लाल जी की सरकार ने ग्राम पंचायत बनाया है, वहां तक ऐसी ये सड़क जा रही है। इतनी शानदार हाईवे। दूसरी भारतमाला जो बन गई ठेठ बाकासर से लगाकर तनोड़ तक, वहां ये फाइटर विमान भी उतर सकते हैं। तो सड़कों का जाल बिछ गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय से शुरू होकर के नरेंद्र मोदी जी भी अभी वही काम कर रहे हैं, और लगभग हर गांव को जोड़ने की योजना, सघन डाणिया भी है जोड़ने की योजना, वो सड़क वाला वो भी विकास का काम हो रहा है। तीसरा है बिजली का। तो बिजली में लगभग सारे गांव जुड़ गए, ढाणियां भी जुड़ गई है, और बड़ी समस्या हमारी 3 थी, अब तीनों लगभग ये सरकार, मुझे लगता है कि समस्या को समाधान हो जाएगा। जैसे अभी पानी की बात हो रही है कि पानी के लिए इतना सब कर रहे हैं, योजनाएं आ रही हैं, पर अभी ऑयल रिफाइनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो एक एनवायरनमेंट की तरफ से एक क्वेश्चन आता है ना कि पहले ही पानी नहीं है, जितनी हम योजनाएं ला रहे हैं, क्या जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ जाएगा, वो जो पानी चाहिए होता है उस वेस्ट को कंटेन करने के लिए, क्या वो दूषित नहीं होगा? उसके लिए कोई प्लान है? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। एक तो मैंने बताया नर्मदा नहर और राजस्थान नहर, उनका पानी आकर के जिले में जुड़ रहे हैं। और दूसरा, वंदे गंगा जल संरक्षण के तहत हमारे पुराने पानी के जो स्रोत हैं, नेचुरल स्रोत हैं या कृत्रिम स्रोत हैं, सारे स्रोतों का संरक्षण करके पानी व्यर्थ में कहीं नहीं जाए, तो वो जो संरक्षित किया हुआ पानी वो हमारे काम आएगा, पीने के लिए भी और उद्योग धंधों के लिए। तीसरा, अब आजकल 2016 से लगाकर वर्तमान तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना संस्थान, अमृता देवी पर्यावरण संस्थान नामक एक योजना चलाई, सघन वृक्षारोपण की। प्रत्येक गांव ढाणी में लोगों को प्रेरणा मिली, और आज आप देख सकते हो कि हर जगह आपको पौधे मिलेंगे। जब पौधे पेड़ बन गए तो बारिश का अनुपात भी बढ़ गया। बारिश ज़्यादा होने से आप देख सकते हो कि हमारे बाड़मेर, जैसलमेर का सुदूर जो बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पर अनेक ट्यूबवेल और ओपन वेल पानी के लिए नए खुद गए हैं। तो अभी सरकार भी जहाँ जहाँ आवश्यकता लगती है पानी, ये ट्यूबवेल, हैंडपम्प दे करके, और पानी की अब हमारे यहाँ कमी दिख नहीं रही हमारे को, कहीं कहीं है, तो अब धीरे धीरे वो कमी भी पूर्ति हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, पानी की कमी की पूर्ति हो रही है। इसी जमाने में इससे जुड़ती हुई बात कहता हूँ, ठेठ शेखावटी या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, वहाँ के टीचर या और भी गवर्नमेंट जो कर्मचारी है, उनको सजा के तौर पर बाड़मेर भेजते थे। आज बाड़मेर आने के लिए कर्मचारी तरसते हैं कि हमें बाड़मेर जाना है। तो ये डेवलपमेंट के कारण, चाहे मूल सुविधा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोजगार के साधन है, चाहे सोलर, कोयला, ऑयल गैस, सारी ये बढ़ने के कारण रोजगार के साधन भी बढ़े, मूलभूत सुविधाएं भी, उनका भी समस्या का समाधान हो गया। इस वजह से अब लोगों का बाड़मेर के प्रति सकारात्मक भाव बढ़ा है। सर, मेरा अगला प्रश्न लिटरेसी से जुड़ा हुआ है। जी। हमने आपकी एक रील देखी थी, आप विमेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जी। बेटियों के साथ थे। हाँ। राजस्थान का लिटरेसी रेट 66% पे है, जी। बाड़मेर का 56, उसमें से भी 70% मेल है, सिर्फ 40% फीमेल है, उसमें भी सिर्फ उनके स्कूल 10th तक है। तो एजुकेशनल लिटरेसी कैसे बढ़ रही है यहाँ पे? ये बात सही है कि हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों में बच्चियों को पढ़ाने की परंपरा ठेठ से बहुत कम थी, लेकिन अभी आप गांव में जाओगे
तो 70% आपको बच्चियां सड़क पे थैले हुए लिए हुए मिलेगी। ठेठ 12वीं तक क्लास की बच्चियां आपको मिलेगी। अब बच्चियों को पढ़ाने का ट्रेंड माँ बाप का भी बढ़ गया और बच्चियों का खुद का भी विवेक और उनका एक कंपटीशन हो गया। एक बच्ची कोई आरएस बन गई तो दूसरी बच्ची देखेगी मैं भी आरएस बनूं, कोई लेक्चरर बन गई, कोई आरटीएस बन गई। बहुत सारी बच्चियां आप उनको देख सकते हैं, ये पटवारी, ग्राम सेवक तो दुनिया भर की है, मेडिकल डिपार्टमेंट में, पुलिस में बहुत सारी है। लेकिन धीरे धीरे इंस्पेक्टर, डिप्टी, यहाँ तक भी बाड़मेर की बच्चियां गई है। तो अब बाड़मेर में भी ये धीरे धीरे औसत अनुपात तो अच्छी गति से बढ़ रहा है। मुझे लगता है पुराना गैप वो बच्चियां तोड़ देगी। जी ज़रूर। आज भी आपके सामने एक बच्ची तो बैठी है बिल्कुल, बाड़मेर में ऑफ आके। कोर्स। सर अब थोड़ा इलेक्शन पे अगर बात हो जाए, क्योंकि अब आने ही वाले हैं। जी। तो पिछली बार जब 2023 में हार का सामना करना पड़ा था एक युवा एमएलए के सामने, तो क्या मनोस्थिति थी आपकी? देखिए, चुनाव जो है, चुनाव में दो ही नतीजे हैं, या जीत या हार। तो जो व्यक्ति राजनीति करने का संकल्प लेकर के राजनीति क्षेत्र में उतरता है, वो ये चिंता नहीं करता कि कल मैं हार जाऊंगा। दोनों में से एक नतीजे को स्वीकार करना ही होता है। जनता है, चुनाव की परिस्थितियां तात्कालिक बनती है और जिसका भाग्य प्रबल हो और परिस्थितियां उसके अनुकूल बन जाए, जीत जाता है। और जिसके अनुकूल नहीं बनती है, नहीं निकलता है। तो वैसी कुछ परिस्थितियां बनी तो हम सीट नहीं निकाल पाए। जहाँ तक मेरा देखना है, आपका जो वोट बैंक है वो पुराने लोग हैं, जी। जेनजी नहीं है। जेनजी थोड़ा कॉकरोच की साइड पे ज्यादा है, तो उस पर आप कुछ टिप्पणी दे दें तो। देखिए, भारत की जो नई पीढ़ी है, जिनको आप जेनजी बोलती हैं, वो हमारे भारत का भविष्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी वो पीढ़ी सोचे, भारत की भव्यता की तरफ भी वो पीढ़ी चिंतन करे। और हमारा जो ठेठ पुराना भारत है, जिनको हम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भरतखंड, हिंदुस्तान, इन नामों से जानते हैं, ऋषियों महर्षियों की जहां परंपरा रही, संतों की परंपरा रही, भारत एक हर प्रकार से रिचेस्ट कंट्री था। मैं उसको कंट्री नहीं कहूंगा, देश नहीं कहूंगा, राष्ट्र कहूंगा। और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से परिपूर्ण भारत था, वही चिंतन हमारी आधुनिक पीढ़ी मन में लेकर के इसी प्रकार के भाव से काम करे। तो युवा भारत में, विश्व के सारे देशों में से ज्यादा युवा भारत में, 70% यूथ भारत में है। विश्व का हर एक देश भारत के युवाओं की स्किल का लोहा मानता है और भारत के युवाओं का सदुपयोग विश्व के हर देश में है। जहां युवा चला गया वहां उसका। आपके पास कैसे आएगा युवा और क्यों आएगा? युवा, देखिए, युवा जिन चीजों को लेकर के युवा डिसीजन लेता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 12 वर्षों में भारत को किन परिस्थितियों में ले जाकर के खड़ा कर दिया, कोई कल्पना कर सकता क्या? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे जब चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर वहां अटक करता था। ऐसे अनेक उदाहरण है कि जब मनमोहन सिंह जी अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए जब यहाँ वहां की यात्रा तय करते थे, चीन के राष्ट्रपति मना करते थे, वापस आ जाते थे। मोनी बाबा के नाम से जाने जाते थे। लेकिन बार बार पाकिस्तान भी यहाँ से नापाक रखता करता था। पाकिस्तान उग्रवाद को भी पाकिस्तान ने पनपाया कश्मीर में। अनेक हिंदुओं का नरसंहार भी हुआ और आंतरिक रूप से भी हर बार कहीं न कहीं विस्फोट हो गया। कोई अंदर भारत को भी जैसे पाकिस्तान ही चला रहा है या फिर अमेरिका चला रहा है, ऐसे भारत इस प्रकार की स्थिति में था। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत की दिशा और दशा बदली। भारत आज विश्व के चौथे अर्थव्यवस्था बन गया है। आज राइजिंग राजस्थान के तहत भजनलाल जी ने सारे युवाओं के रोजगार के नए नए साधन उत्पन्न कर दिए। वो युवा चाहे राजस्थान में काम करे, चाहे दुबई में काम करे, चाहे फ्रांस, इटली, जर्मनी में काम करे, कहीं भी जाए, वो युवाओं के लिए नए नए अवसर खुल गए हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान, भारत और बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट उनको आमंत्रित किया है। तो बहुत अनेक लाखों करोड़ों उद्योग यहाँ राजस्थान और भारत में खुलने वाले हैं। तो यह जो मोदी जी को और भजनलाल जी की जो नीति है, विकास की नीति, उस नीति को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि ये विकसित होता जो भारत है, नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित होने की संकल्पना की है
वो विकसित भारत आप और हम युवा, बड़े बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, संत, किसान, मजदूर, सेठ, कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर के हम विकसित बनाएंगे। एक व्यक्ति से भारत विकसित नहीं बनता। ये संकल्पना आप सारे युवाओं को भी हम देंगे, वो चाहे जैन जी है, चाहे 50 साल का प्रौढ़ है, सब मिलकर के भारत को हम भव्य बनाएंगे। ये कल्पना जब युवा के मन में आएगी, युवा विश्वास करते हुए और हमारे साथ खड़ा मिलेगा। सर अभी जैसे बाड़मेर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस जगह से चुनाव लड़ते हैं शिव, वहाँ पर भी बॉर्डर लगता है। अभी जो बॉर्डर के आसपास अतिक्रमण चल रहा है, अवैध चीज़ें चल रही हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, उस पे आपकी क्या सोच है? क्योंकि ऑन ग्राउंड लेवल पे तो फिर ये बात आ गई ना कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पे भी बात आती है। हाँ जी, अपने साल भर बाद इसी स्थान पर पॉडकास्ट करेंगे और साल भर की मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दूंगा कि जितनी सरकारी जमीन पर इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उस अधिकांश जमीन को एक साल में हम अतिक्रमण मुक्त कर देंगे। हो जाएगा इतनी जल्दी? हो जाएगा। दृढ़ अगले साल आप ही दृढ़ पावर संकल्प में होना चाहिए। और यह मोदी जी वाला शासन है, ये भजनलाल जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। देश के हित में जो होगा वो हम करेंगे और देश हित में यही है कि सरकारी जमीन पर जो वित्त पोषित, विदेशों के वित्त से पोषित जो हरी हरी मीनारों में जो लोग रह रहे हैं और वो सरकारी जमीन दबा रहे हैं, उनको हटाएंगे वहां से। सरकारी संपत्ति है, वो सरकार के कब्जे में आनी चाहिए, सरकार उसका जो डिसीजन करे वो होगा। और जो भी ड्रग्स पकड़े गए हैं बॉर्डर पे और जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है ड्रग्स की, ये बड़ा चिंता का विषय है। विशेष और इसको करके इतना युवा, कवरेज मिल नहीं रहा है सर। विशेष करके युवा ड्रग्स की चपेट में आ रहा है, कोई स्मैक की चपेट में आ रहा है, कोई स्मैक का धंधा कर रहा है, कोई अफीम ले रहा है, डोडे ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। विशेषकर ठेठ हम शुरू करेंगे पंजाब से लगाकर उस गुजरात तक। ये इस बॉर्डर को कुछ लोगों ने, जो देश में कुछ ऐसी दुष्ट ताकतें हैं, षड्यंत्र पूर्वक युवाओं को, चाहे यूनिवर्सिटी, कॉलेज का, स्कूल का जो युवा है, चाहे वो बिजनेस काम करने वाला युवा है, उस युवा को चपेट में लेने का जो बहुत बड़ा ये ड्रग्स का कारोबार खोल करके बड़ा षड्यंत्र है, इसको हम सबको समझने की आवश्यकता है। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से युवाओं को भी ये निवेदन करते हैं कि इस बात को समझना चाहिए। वो जो ड्रग्स है, एक गोली है नशे की, वो सारे तंत्रिका तंत्र को, सारे शरीर को खत्म करके फिर आखिर में उसको भी खत्म कर देती है और माँ बाप के सपने चकनाचूर हो जाते हैं और इस घर का एक चिराग बुझ जाता है। इसलिए नशे के प्रति तो युवाओं को और हम सबको मिलकर के, यह भी एक आक्रमण है। जैसे मुगलों ने आक्रमण किया था इस देश के ऊपर, मंदिरों को ढहाया है, उसी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति को, कल्चर को ढहाने का प्रयास किया जा रहा है नशे के माध्यम से। तो हम युवाओं को, हम सब मिलकर के युवाओं को प्रेरित पर करेंगे, उनको, उनकी चेतना को जागृत करेंगे कि नशे से दूर रहें। तो 2027 में क्या मास्टर प्लान है, क्या मैनिफेस्टो है? और सबसे बड़ा सवाल, किसके सामने लड़ना चाहेंगे इस बार? जिस सीट पर लड़ेंगे, जो सामने आएगा उससे लड़ेंगे। भाई हम तो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह राठौड़, राजा सूरजमल, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, उनके वंशज है। ये तो सामान्य चुनाव है। हमारे महापुरुषों ने, देखिए इतने सारे मंदिर हैं, इनको बचाने का भी प्रयास किया था, अनेक युद्ध भी लड़े हैं। और भारत के लिए लाइन कही जाती है, यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती इसलिए नहीं मिटती है कि हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज लड़के हुआ करते थे। हार जीत विषय नहीं है। 1947 से पहले वाले भारत ने कभी हार नहीं मानी है, सदैव संघर्ष ही किया है। इस बीच का जो मध्य युग भारत है, क्या आधुनिक भारत है, आप पूरे में जाओगे तो संघर्ष से संघर्ष, युद्ध युद्ध दिखेंगे आपको। रक्त रंजित हमारा जो इतिहास है, सदैव हमने युद्ध लड़े हैं। तो हम उस कल्चर से आते हैं, इसलिए जिस युद्ध में जाना पड़े अच्छे से लड़ेंगे और बड़े विश्वास के साथ लड़ेंगे। सर आपने अभी रक्त की बात की, अभी गिरील आंदोलन में रविंद्र सिंह भाटी ने अपने खून से एक पत्र लिखा था, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का था, बड़ी हेडलाइंस बटोरी थी, उस पे कुछ सोच आपकी? मैं तो यही कहता हूँ, आपने अभी युवाओं की बात की, जो युवा है वो युवा मजबूत, साहसी होने चाहिए। आत्महत्या करने वाला युवा कमजोर माना जाता है। आत्महत्या व्यक्ति का अंतिम, मैं हथियार भी नहीं कहूंगा, एक हारा हुआ व्यक्ति आत्महत्या करता है।
व्यक्ति को तो हारना ही नहीं चाहिए, व्यक्ति को कभी हार तो माननी नहीं चाहिए। ये भारत संघर्षशील महापुरुषों के इतिहास का साक्षी रहा है, और छोटी सी चीज को लेकर के आप हार जाते हो, थक जाते हो और आत्महत्या के लिए प्रयास करते हो, ये भारतीय युवा को नहीं करना चाहिए, और विशेष करके राजस्थान और बाड़मेर की वीर भूमि यहाँ के युवाओं को नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया को लेके आपका क्या सोच है? क्योंकि मैंने आपका सोशल मीडिया स्टॉक किया है, मेरे को आपके बारे में जानकारी वहीं से मिली है जी। और आपकी रोज पोस्टिंग होती है, आपके पास एक बाकायदा अपनी खुद की एक टीम है आपके सोशल मीडिया के लिए, और आज हम यहाँ पर भी सोशल मीडिया की वजह से ही बैठे हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके हैं। एक तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से केवल रील्स बनाते हैं, नकली रील। एक है रियल लाइफ जीना। तो अच्छी बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम वायरल करते हैं और आम जनता तक जाती है तो एक प्रेरणा मिलती है। नकली बातों से, थोथे दावों से, बड़े बड़ी डींगे हाँक करके हम नकली रीलें बना करके वायरल करते हैं, तो उससे यूथ भी गलत दिशा में जाती है कि हाँ, ये भी चीज मार्केट में चल सकती है। गलत चीज को न करना चाहिए, न मार्केट में चलाना चाहिए। सोशल मीडिया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में कुछ नई नई चीजें आती है तो उसका दुरुपयोग पहले होता है और सदुपयोग बहुत लेट होता है। जब तक सदुपयोग होता है तब तक दुरुपयोग इतना हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सोशल मीडिया का अवेयरनेस हमें करनी चाहिए और सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए। विशेष करके मैं पॉडकास्ट के माध्यम से युवाओं को कहूंगा कि सोशल मीडिया 100% सही नहीं है, उसकी गहराई में न जाना चाहिए। कोई भी वीडियो आ रहा है, रील आ रही है, तो थोड़ा इसकी पुष्टि करनी चाहिए। सर, आप बीजेपी से हैं, अब बीजेपी है और आरएसएस की बात ना हो, आप तो आरएसएस को सिखाते भी हैं, प्रेरणा भी देते हैं कि आगे बढ़ो, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के साथ रहो। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस बीजेपी का माइंड है, पार्टनरशिप है, इन्फ्लुएंस है, या सोच वहीं से आ रही है, बीजेपी सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करती है, सिर्फ एक फ्रंट है? दोनों अलग अलग है। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस 1925 में बना है और बीजेपी 1980 में बनी है। कितने साल का अंतर है? मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मेरे को नहीं पता, पर ज्यादा हाँ, अंतर है। ज्यादा अंतर है। आरएसएस बना है, बार बार बाहरी आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ का हिंदू समाज संगठित नहीं रहा। इस कारण बाहरी आक्रांत आते रहे, कोई 10-20 साल रहा, कोई 50 साल रहा, फिर उसका बेटा आया, पोता आया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन हम लोग संगठित नहीं होने के कारण उन्होंने अनेक मंदिर भी ढहाए। अनेक ऐसे भी उदाहरण है कि टनों बंद डेली की जनेऊ इकट्ठा करना। जनेऊ यानी आपके हमारे जो पूर्वज है पहले जनेऊ पहनते थे गले में, अब आजकल ट्रेंड कम हो गया है। जैन जी वगैरह को आपको भी करना चाहिए पॉडकास्ट के माध्यम से। तो ऐसे भी उदाहरण है, बड़ा नरसंहार, महिलाओं के साथ अत्याचार और धर्म परिवर्तन की ऐसी हजारों हजार घटनाएं ऐसी हुई है। ये भारत का इतिहास रहा है। तो इस जो परंपरा ने भारत का बहुत नुकसान किया है, इसको थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है। और पार्टी? तो ये सारी जो चीजें हुई, आपका जो क्वेश्चन था, आप उस क्वेश्चन को वापस रिपीट कर सकते हैं, मेरा उत्तर लंबा हो सकता है। कि इस इतिहास में जाकर के, और अगर हम वापस संघ के माध्यम से हम चिंतन करें, तो संघ ने ये, एक व्यक्ति ने केवल, डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने एक चिंतन किया कि बार बार आक्रांताओं ने आकर के देश को तोड़ने का काम किया, बिखेरने का काम किया, नष्ट करने का प्रयास किया। संघर्षशील भारत रहा है, लेकिन बार बार ये सक्सेस क्यों हो जाते हैं? आक्रांत आकर के जम जाते हैं, हर शासक आकर के 40-50 साल यहाँ जम जाता है, फिर दूसरा आता है। तो उनके मन में भाव आया, उन्होंने 1925 में एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसमें हमेशा शाखा में साथ में बैठ करके खेलकूद के बाद में हमेशा कोई एक राष्ट्रव्यापी चिंतन हो। वहां से शाखा शुरू हुई। वर्तमान में खैर 70-80 हजार देश में शाखाएं शुरू होगी, लाखों करोड़ों स्वयंसेवक हो गए। ये एक सांस्कृतिक उत्थान, सांस्कृतिक चेतना का जागरण और सामाजिक संगठन की बात हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है। संघ को ऐसा नहीं है कि संघ भारतीय जनता पार्टी को ही ज्ञान दे रहा, दिशा दे रहा, ऐसा नहीं है। देश के लिए जो कोई भी राजनीतिक दल काम करेगा, संघ उसका मार्गदर्शन करेगा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पोषित कर रही है, देश का विकास कर रही है, देश की दिशा और दशा को बदला है नरेंद्र मोदी जी ने। अप्रत्याशित 12 सालों में जो एक देश की दिशा बदली है, आज पुराना भारत नहीं है वो। रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा, तिरंगा झंडा जहां लहरा है, आग उगलते हुए उन जो फाइटर विमान थे, जब तिरंगा झंडा देखा तुरंत वो रुक गए वहां से। उस पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जाकर के पाकिस्तान को दिखा दिया कि अब पुराना वाला भारत नहीं है, सामने देखना मत तो ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने सबने देखा, हमारे गांव में तो ठेठ दौरों के ऊपर, बाहर खुले में मकानों के ऊपर जैसे वहां से ड्रोन आते थे, तो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का जैसे उनको गिराता था। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आते थे ड्रोन, और बीच में गांव वाले एकदम छतों पे बैठ करके खड़े होकर के देखते थे, वो ड्रोन आ रहा, वो ड्रोन आ, वो ड्रोन आ रहा। इतने में एयर डिफेंस सिस्टम ने पटका, वो खत्म हो गया। ये आज का भारत है। एक सिंगल ड्रोन भारत की धरती पर न गिरा, न किसी का नुकसान हुआ। और वहां पाकिस्तान में क्या हुआ, कई सारे हवाई अड्डे नष्ट कर दिए भारत की मिसाइलों ने, और पाकिस्तान ने घुटने टेक करके कहा अब हम आपका नाम नहीं लेंगे, मेहरबानी करो लड़ाई बंद कर दो। तो ये नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ निश्चय, आत्मबल, एक संकल्प और देश को आगे बढ़ाना है, केवल यही काम 24 घंटे काम करने वाले ऐसे महामानव ने पूरे भारत की दिशा और दशा बदल दी। प्रेरणा संघ से आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के काम कर रही है। अपने आप में एक राजनीतिक दल अलग है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो प्रत्येक भारतीय को संगठित होने का और देश के प्रति सदैव चिंतन करने का और उसी दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। सर, हमारे वो कैमरा के पीछे वो एक व्यक्ति दिख रहे हैं, वो आपके बड़े फैन हैं, उनको आपसे कुछ पूछना था। मित्र है हमारे, वेलकम आपका केरड़ू में। सर, जैसे कि अभी एक गिरिल मूवमेंट चल रहा था, जो रविंद्र सिंह भाटिया भी साथ भी दे रहे थे उसका बहुत, और अभी पॉडकास्ट में हमने थोड़ा उस पर बात भी किया कि वो पेट्रोल छिड़क कर वो खून से वो लेटर वगैरह लिखने का, तो ये सब वो कर रहे थे अपने लोगों के लिए, खासकर बाढ़ में जो लोगों पे बीत रही है उस चीज़ के लिए वो 40-45 दिनों के लिए वो उन्होंने किया। तो सर, मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे एक अपोनेंट के बजाय अगर आप भी एक्टिव रहते तो शायद से थोड़ा इम्पैक्ट और लोगों में बैठता, थोड़ा विश्वास, थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों में और होता कि चलो हमारे साथ सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा सदस्य है हमारे साथ खड़ा और इसका निवारण करके देंगे। तो आप एक्टिव मतलब उतना क्यों? देखिए, वहां कोई लड़ने की, संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सी बात थी, मजदूरों के हक की बात थी, और डे फर्स्ट से हम कह रहे थे कि आ जाओ, आपकी बात हम कंपनी से, ठेकेदार से मनवा लेंगे। लेकिन नेताओं ने उनको इतना जकड़ा कि आपको जाना नहीं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। जब महीने भर से उनसे कुछ नहीं हुआ, उनको लगा अब कुछ करना पड़ेगा, तो 1000-2000 लोगों को बुला करके बड़ी रैली निकाल करके, बड़े बड़े रीलें बना करके और पेट्रोल उड़ने का नाटक किया। जरूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम सामने से कह रहे हैं भाई सरकार मजदूरों के पक्ष में है। मजदूर है कौन? हमारे भाई तो है, कोई चंद्रलोक से तो आए नहीं कि हम उनके खिलाफ है। हमारे भाई, हमारे बंधु है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, उनकी वेदना हमारी वेदना है, और उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा प्रथम दायित्व है। समस्या वास्तव में थी, लेकिन नेता कह रहे हैं कि नहीं, जाने कहीं नहीं दूंगा, हाँ मेरे से कुछ होगा नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है, कोई बात सुन नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कहीं जाने नहीं दिया तो समस्या 10 की 10 रही। पेट्रोल उड़ेल दिया, और जो भी खत लिख लो, जो भी कर लो, तुम्हारे जो करना करो, काम हो नहीं रहा था। जब उनको लगा कि इनसे काम नहीं होगा, काम सरकार से होगा, वो सरकार के पास चल करके आ गए। आते ही आधे घंटे में सारी समस्याओं की चर्चा भी होगी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, RSMM के अधिकारियों के सामने। जो बिंदु थे, कई बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम्स थी, 25 साल, 30 साल, 15 साल, 20 साल, उनकी भी चर्चा हुई। लिखित में बहुत सारी चीजों के 1 महीने बाद हम रिव्यू बैठक करेंगे। उस बैठक में मुझे लगता है कि मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ कोई जरूरत नहीं थी ना भाई। अगर आपको यहाँ पानी का लोटा मिल रहा है तो उस पहाड़ की चोटी क्यों चढ़ोगे? मैं लड़ रहा हूं, आप क्यों जाओगे? चट्टानों पर गिर भी सकते हो, कुछ भी लग भी सकता है। पानी का लोटा पड़ा है भाई। इसलिए तो आपको पावर हाउस बोलते हैं सर यहाँ का।
नहीं, पावर हाउस तो ये सब खड़े हमारे भाई, ये है पावर सेंटर। इन सब की प्रेरणा हमें सेवा का अवसर देती है। आपकी प्रेरणा क्या है? एक ऐसी चीज जो आपके साथ सीख बन के आज तक आपका साथ नहीं छोड़ी, जिस भावनाओं से आप चलते हो, गट्स जिसको बोलते हैं। देखिए, मैं संघ की भट्टी से निकल करके आया हूँ। वहाँ सेवा का भाव प्रथम है। कोरोना काल में बाकी लोग घरों में दुबक करके बैठे होंगे, लेकिन संघ ने ऑनलाइन बैठ करके हमारे को कहा है कि जो कोरोना पीड़ित है उनको बचाना है। जिन घरों में भोजन सामग्री की कमी है उनके घर पे जाकर के कच्ची सामग्री दे के आनी है, आटा, दाल, मिर्च, मसाला। ये आप कल्पना कीजिए, वो भयावह स्थिति थी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन संघ के स्वयंसेवक पूरे देश में, अन्य देशों में भी, वो जीवन संकट में डाल करके भी वो सेवा का कार्य कर रहे थे। कश्मीर में बाढ़ आई तो भी, विपरजोय तूफान आया तो भी, अनेक प्रकार के जब भी प्राकृतिक आपदा के अवसर आए, संघ के स्वयंसेवकों ने हमेशा सेवा का काम किया है। तो जो संघ का स्वयंसेवक है उसके लिए प्रेरणा है सेवा, कैसी भी स्थिति आ जाए। एक कवि ने कहा है, जन जाके भीषण झोंकों में, शस्त्रों की तीखी नोकों में, दुस्सह यातना और शोकों में, जी उठ भरकर लड़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। रुकने का कोई सवाल नहीं, थकने का, झुकने का कोई सवाल नहीं। सेवा समर्पण का भाव सदैव करते रहना चाहिए, आजन्म करते रहना चाहिए। सेवा समर्पण पर तलवार भी नहीं जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ी तो तलवार भी चलानी पड़ती है, वो भी चलाएंगे। सर, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाए आपकी तरफ से, क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव है, कोई भी चुनाव होता है देश के लिए, चुनाव होता है क्षेत्र के विकास के लिए। तो मत देते समय हम यह ध्यान रखें कि जितनी भी पार्टियां मैदान में हैं, जितने भी लोग मैदान में हैं, जब मैं प्रथम चुनाव लड़ा 2023 का, तब लोगों के पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं था। स्वरूप सिंह कैसा, फला कैसा, फला कैसा। कुछ पुराने नेता लड़े, कुछ नए नेता लड़े, कुछ पार्टियों से लड़े, कुछ निर्दलीय लड़े। तो कंपैरिजन होता है ना कि उसकी कंपैरिजन वो कैसा, तो वो नहीं था। आज लोगों के पास तुलनात्मक बहुत सारी बातें हैं। इन 2.5 सालों में जीते हुए व्यक्ति ने क्या किया, हारने वाले किन किन लोगों ने क्या क्या किया। लोग बड़े समझदार हैं, लोगों के पास सारे डाटा है। लोग अपने आप सटीक निर्णय करेंगे, अच्छा निर्णय करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि पावर में कोई भी हो, काम जनता का हो और जनता की सुनी जाए, बस। एग्जैक्ट। सेवा होनी चाहिए, चाहे हारा हुआ हो, चाहे जीता हुआ, चाहे पद है, दायित्व है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, विपक्ष में भी लोग काम तो करवाते ही हैं। सारे काम जरूरी थोड़ी है कि सत्ता पक्ष वालों के होते हैं, बाकी वाला काम रुक जाते, ऐसा नहीं है। लीगल काम सबके होते हैं। हाँ, कोई एक्टिव आदमी हो तो वो काम अगर 10 दिन में होना है तो 5 दिन में हो जाएगा। अब मेरे पास कोई पद थोड़ी है, लेकिन हमारे को कहा सरकार ने कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है सब सेवा करो जाकर के, और करना ही पड़ता है। केवल करना नहीं, रिपोर्ट भी देनी पड़ती है कि आज हमने ये काम किया, आज हमने ये काम किया। तो सेवा का भाव लेके हर व्यक्ति को चलना चाहिए, उसके रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। तो बस आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। हम बस इतनी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। हर इलेक्शन में अपना वोट ज़रूर दें और ड्रग्स से दूर रहें।